हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल पीयूष, योर केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। हालांकि ये तो लाइव क्लास में होना था आपको 6 बजे से, बट कुछ अर्जेंसी आ गई थी जिसकी वजह से उस टाइम पे क्लास नहीं ले पाया मैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको रिकॉर्ड करके दे दिया जाए ताकि आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। पहला किक वीडियो में हम लोगों ने बेसिक्स देख लिया था, इक्विलिब्रियम के बारे में देखा था, केसी और केपी के बारे में देखा था। आज हम लोग इसमें आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और बच्चों, एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है कि एडफेस्ट जो वेदांतु में चल रहा है उसका आज लास्ट डे है। यस, यू हर्ड इट राइट, उसका आज लास्ट डे है। आज तक ही आप जो भी कोर्सेस अवेल कर रहे हो, जो भी कोर्सेस आप परचेज कर रहे हो, उस पर आपको 50% ऑफ मिलने वाला है, सिर्फ आज रात 12 बजे तक। कल से वापस नॉर्मल प्राइसिंग हो जाएगी। तो इसलिए इफ यू वांट टू एनरोल योरसेल्फ इन सीबीएसई टर्म 2 तो कोड इज यूपी प्रो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। आपको इस पे आज तक के लिए 50% ऑफ मिलने वाला है, अप टू ₹2000। एंड बच्चों, नीट क्रैश कोर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी आपको अगर एनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। आज की अगर प्राइसिंग की बात करूं, अगर मैं आज के प्राइसिंग के हिसाब से बात करूं, तो अगर आप ये कोड यूज करते हो अपने छोटू मोटू सर का, तो ये आपको आज के लिए 8000 रुपीज में मिल जाएगा, ठीक है। ये 8000 रुपीज में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, दिस इज द कोड, एनरोल कर लो। कल से प्राइसेस बढ़ सकती हैं, ठीक है बच्चे। तो एडफेस्ट क्योंकि खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आज के सेशन डिटेल्स हैं। ये मेरा लाइव क्लास होना था बच्चे 6 बजे, बट नहीं हो पाया, तो इसलिए मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं और फिर उसके बाद मैं अपने उस काम को निपटा लूंगा, ठीक है। तो आज हम लोग किक 2 में क्या देखने वाले हैं, देखते हैं। आज हम लोग किक 2 में देखेंगे बच्चे फैक्टर्स अफेक्टिंग, 3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पहला ये फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आज हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करेंगे। देन हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन करेंगे दूसरा, और तीसरा टॉपिक आज कवर करेंगे रिएक्शन कोशिएंट। तो ये आज तीनों टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये लाइव क्लास में किक 3 में मैं आपको कवर कराऊंगा। ये आपको मैं किक 3 में ये कवर कराने वाला हूं, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ये बिल्कुल डिफरेंट थ्योरेटिकल पार्ट है, तो इसको मैं किक 3 में आपको कवर कराऊंगा। तो आज क्या क्या करेंगे बच्चे? फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और रिएक्शन कोशिएंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आप सब लोग तैयार होंगे सेशन के लिए। यस, एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो, वही लाइव क्लास वाली फीलिंग। एक हाउ इज द जोश, तो हाई लिख दो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में, है ना। भले ही रिकॉर्डेड आ रहा है पर कोई बात नहीं, जोश उतना ही मेंटेन रखना है आपको, उसी जोश के साथ आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करता है? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं? तो हम लोग अगर बात करें बच्चे, तो सबसे पहले अगर आप देखो तो टेम्परेचर फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक एक को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और बच्चे, इन पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, साथ आप मेरे साथ ही आप प्रैक्टिस भी करेंगे इनको। तो पहला फैक्टर है टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है। देन यू हैव मल्टी स्टेप रिएक्शन एंड देन यू हैव स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। मतलब अगर केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आता है, अगर केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप समझ लीजिए इन चारों टॉपिक में से कोई टॉपिक से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, दैट इज फॉर श्योर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो लेट्स बिगिन विद टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो चेंजेस विद चेंज ऑफ टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी, किस तरीके से चेंज होगी उसके लिए आपके पास एक इक्वेशन है, देखें जरा देखिए। K1 और K2 अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है किसी रिएक्शन का एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इफ K1 एंड K2 बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1 एंड T2 और डेल्टा H इज द चेंज इन एंथैल्पी। अगर डेल्टा H एंथैल्पी में चेंज है तो रिलेशन बनेगा log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू डेल्टा H नॉट अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। क्या बना? बताओ, log K2 अपॉन K1
इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बताएगा। तो एक बार फिर से सुन लो, log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ठीक है जी। अब अगर हम लोग एक एक केस डिस्कस करें, जैसे अगर डेल्टा एच आपका पॉजिटिव हो जाए, फर्स्ट केस डेल्टा एच इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसा रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसा रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो है, दैट इज डेल्टा एच अगर पॉजिटिव हो गया, तो आपका वैल्यू, आपका जो इक्वेशन था वो क्या था बेटा? log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। यही था। log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। यही था, मानते हो सब लोग? पक्की बात है, यही था। तो अब अगर डेल्टा एच मेरे बच्चों पॉजिटिव है, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच क्या है बेटा? पॉजिटिव है, तो log K2 यानी ये वाला पूरा पार्ट ग्रेटर देन जीरो। तो log K2 माइनस log K1 इक्वल्स टू ग्रेटर देन जीरो। तो log K2 ग्रेटर देन log K1, तो मैं कह सकता हूं K1 ग्रेटर देन K2 ग्रेटर देन K1 हो जाएगा। ठीक है। अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, दैट मींस अगर डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बेटा इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। क्लियर है? दूसरा, व्हेन डेल्टा एच इज नेगेटिव, जब आपका डेल्टा एच नेगेटिव हो जाए, यानी डेल्टा एच इज लेस देन जीरो, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसा रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो फिर से रिलेशन आपको पता था, log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अब ये वैल्यू नेगेटिव हो गई तो हम कह सकते हैं log K2 माइनस log K1 इज लेस देन जीरो। तो log K2 इज लेस देन log K1, तो यहां से K2 जो है वो कम हो गया K1 से, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भैया डेल्टा एच जो है वो लेस देन जीरो है, इफ डेल्टा एच इज लेस देन जीरो, तो हम क्या कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से K की वैल्यू कम होती है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो आप सब लोग इंतजार कर रहे होगे सर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का समरी स्लाइड दे देते, तो देख लो, ले लो समरी स्लाइड, इंतजार काहे करना है। तो अगर हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखें, अगर हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखें तो छुटकू सा स्लाइड है, दो अलग अलग केस बस है ना। पहले तो रिलेशन देख लो, रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या है? log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये हो गया यहां पर, ठीक बात है। अब दो केसेस हैं। पहला केस है इफ डेल्टा एच इज ग्रेटर देन जीरो, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन।
एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है बेटा? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहा हूं तो मैं क्या कह सकता हूं? एंडोथर्मिक रिएक्शन की अगर बात कर रहा हूं तो मैं क्या कहूंगा कि सर K की वैल्यू बढ़ेगी टेम्परेचर के वैल्यू के बढ़ने के साथ। ये हो गया। और केस 2 अगर मैं आपसे बात करूं बच्चे, केस 2 यानी ये फर्स्ट केस था, सेकेंड केस अगर लेता हूं, इस चीज को मैं यही लिख देता हूं ताकि हमारे पास स्पेस बच जाए। यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? K की वैल्यू बढ़ेगी टेम्परेचर के वैल्यू के बढ़ने के साथ। किसके लिए? एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। सेकेंड केस सर, इफ डेल्टा H इज लेस देन 0, बोले तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसा बच्चा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर डेल्टा H की वैल्यू लेस देन 0 है, यानी हम बात कर रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, तो यहां पर बच्चे K की वैल्यू कम होगी टेम्परेचर के वैल्यू के बढ़ने के साथ। K की वैल्यू कम हो जाएगी टेम्परेचर के वैल्यू के बढ़ने के साथ। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये समरी स्लाइड था, टेम्परेचर का इफेक्ट आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट इज मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। पहला इफेक्ट देख लिया, टेम्परेचर। दूसरा है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। आप मान लीजिए A प्लस बी गिव C प्लस डी है, तो आपको कल भी पढ़ाया था कि जब आप Kc लिखोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यही बात बताई थी। तो Kc हम आसानी से लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया। भाई एक बात सुनो, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी था, इसका Kc तुमने क्या लिखा? इसका Kc लिखा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका Kc हमने ये लिख दिया। अगर मैं इसी रिएक्शन को रिवर्स कर देता हूं, मतलब C प्लस डी गिव्स A प्लस बी, तो K डैश C जो लिखूंगा वो अब ये प्रोडक्ट हो गया बच्चे। तो A B डिवाइडेड बाय C एंड D। तो एक्चुअल में आपको क्या दिख रहा है बच्चे? Kc और K डैश C में आपको क्या रिलेशन दिख रहा है बच्चे? Kc और K डैश C में क्या रिलेशन दिख रहा है? अगर मैं Kc इंटू K डैश C करूं, क्या कर सकते हो बोलो? अगर मैं Kc इंटू K डैश C करता हूं तो क्या करूंगा बेटा? इसका Kc कितना है? C D अपॉन A और B, और इंटू K डैश C कितना है बेटा? A B अपॉन व्हाट? A B अपॉन व्हाट? C एंड D। यही करूंगा, A B अपॉन C और D। तो A और B से ये साफ हो गया, C और D से ये साफ हो गया। तो Kc या K डैश C बराबर क्या हो गया? Kc इंटू K डैश C बराबर 1 है, तो K डैश C बराबर क्या हो जाएगा? 1 बाई Kc हो जाएगा। कितना हो जाएगा? K डैश C बराबर 1 बाई Kc हो जाएगा, और ये आपका रिलेशन हो जाएगा। तो अगर किसी भी रिएक्शन को आप रिवर्स करते हो तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, या फिर आप कह लो रेसिप्रोकल ले लोगे आप उसको। तो K डैश C किसके बराबर आ जाएगा? 1 बाई Kc के बराबर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। पहला केस है कि अगर किसी को रिवर्स करते हैं। दूसरा हमें जो डिस्कस करना है दैट इज मल्टी स्टेप रिएक्शन। कहता है कि अगर रिएक्शन को एक्सप्रेस किया जाता है सम ऑफ 2 और मोर रिएक्शन, किसी भी मेन रिएक्शन को अगर हम एक्सप्रेस करते हैं एज सम ऑफ 2 और मोर रिएक्शन, सम ऑफ 2 और मोर रिएक्शन, then overall Kc will be equal to the product of, then overall Kc will be equal to the product of individual equilibrium constant of the reaction. Then overall Kc will be equal to the product of individual equilibrium constant of the reaction. अगर किसी रिएक्शन को हम एक्सप्रेस करते हैं एज सम ऑफ 2 और मोर रिएक्शंस, देन ओवरऑल Kc विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, अगर सम कर रहे हो तो प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिया SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स SO3, ये K1 है। NO2 गिव्स NO प्लस हाफ O2, ये K2 है।
और अगर इसका हमने सम कर दिया, तो सम किया तो क्या हुआ, SO2 प्लस NO2, इधर क्या हो गया बेटा, SO3 प्लस NO, क्योंकि हाफ O2 से हाफ O2 तो साफ हो गया, SO3 प्लस NO, इसका K हो गया। तो ये जो ओवरऑल रिएक्शन आया वो इन दोनों के सम से आया, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, K1 इंटू K2, यानी प्रोडक्ट ले लोगे K1 इंटू K2, और इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो K जो आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, K1 इंटू K2। अगर जो नेट रिएक्शन है वो सम ऑफ टू रिएक्शन है, तो आप उसको क्या करोगे, प्रोडक्ट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट जिस पे डिपेंड करता है दैट इज स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। किस पर बेटा, स्टोइकियोमेट्री पर। कहता है कि जब एक रिवर्सिबल रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ कोफिशिएंट, जब कभी भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं बाय अ कोफिशिएंट, देन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी न्यूमेरिकली डिफरेंट इन दीज केसेस। देन वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो न्यूमेरिकली डिफरेंट होगा इन दीज केसेस। जैसे 2NO2 गिव्स N2 प्लस 2O2, तो आपने Kc जो लिखा वो क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी N2 रेज टू इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दैट इज 1, कंसंट्रेशन ऑफ O2 रेज टू इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दैट इज 2, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NO2 रेज टू इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दैट इज 2। समझ रहे हो मेरी बात को? इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अगर किसी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया या 1 से मल्टीप्लाई कर दिया या 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वही काम आप उसके Kc में भी करोगे। अभी तो हमने इस रिएक्शन को लिखा है, जरा दूसरा रिएक्शन देखो। अगर मैं इस रिएक्शन 1 को डिवाइड कर देता हूं 2 से, रिएक्शन 1 क्या था बेटा, 2NO2 गिव्स N2 प्लस 2O2, यही था, देख लो यही था। तो अगर मैं इस रिएक्शन को डिवाइड कर रहा हूं बेटा किससे, 1/2 से, या मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा 1/2 से, डिवाइड कर रहा हूं किससे, 2 से, तो अगर ये डिवाइड हो रहा है 2 से तो रिएक्शन हो गया ये, तो K डैश इसका क्या आ जाएगा, K डैश आ जाएगा N2 की पावर 1/2 O2 डिवाइडेड बाई NO2 आ गया। तो आपने क्या देखा, K डैश C जो होगा वो उसके पावर, अगर मान लीजिए कि मैं इसको ये करता कि एक्चुअली मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया आपने 1/2 से, मानते हो, तो इसका K डैश C क्या हो जाएगा, वो एक्चुअल में Kc की पावर 1/2 हो जाएगा, और K डैश C कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ Kc। K डैश C कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ Kc। तो अगर मेरे बच्चों, अगर रिएक्शन इज डिवाइडेड बाई n, किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं हम रिएक्शन को, तो K डैश C की वैल्यू Kc की पावर 1/n हो जाएगा, Kc की पावर 1/n हो जाएगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है? और अगर इस रिएक्शन को आप मल्टीप्लाई करते हो 2 से, अगर इस रिएक्शन को, आपके पास क्या रिएक्शन था, 2NO2 गिव्स N2 प्लस 2O2, तो अगर मैं इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से, तो इसका जो K डैश C होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, Kc की पावर चढ़ेगा 2, बस उसके रेज टू इट्स स्टोइकियोमेट्री, बस दैट्स इट, रेज टू इट्स स्टोइकियोमेट्री। अगर पावर n है तो K डैश C इक्वल्स टू Kc रेज टू द पावर n हो जाएगा, बस खत्म। बहुत ही सिंपल है ये। आई होप आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। बोलो यस और नो, क्लियर है क्या यहां तक एवरीवन? पक्की बात है? यानी सिंपल और सरल भाषा में क्या कहा, एक बार हम लोग इसको समराइज कर लेते हैं, पहले अचार ले लेते हैं, समराइज करते हैं, समरी स्लाइड किसका, फैक्टर्स अफेक्टिंग का, पूरा समरी स्लाइड, एक समरी स्लाइड दे देता हूं जिससे आपका काम हो जाए। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यही था ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग, चाहे एक स्लाइड में हो चाहे 2 स्लाइड में, फैक्टर्स अफेक्टिंग व्हाट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बेटा ये हमेशा याद रखना इस चीज को जो मैं कर रहा हूं, समरी स्लाइड, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सबसे पहला था ना आपका टेम्परेचर, पहला क्या था, टेम्परेचर था, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता था, लॉग K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R लॉग ले लिया है सर आपने
1/T1 माइनस 1/T2, यही था। इकट्ठा एक जगह लिख दे रहा हूं, एक बार मैंने पहले भी लिख दिया था, फिर भी लिख दे रहा हूं क्योंकि आप अच्छे से पढ़ सको। पहला केस, इफ डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0, तो बेटा टेम्परेचर के बढ़ने से K बढ़ेगा। और दूसरा, इफ डेल्टा H इज लेस देन 0, तो टेम्परेचर के बढ़ने से K की वैल्यू घट जाएगी। ये केस हो गए। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा बेटा, दूसरा देखो, सेकेंड केस हमने क्या देखा, ध्यान से सुनेंगे। सेकेंड हमने देखा कि अगर एक रिएक्शन है बेटा A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, इसकी अगर वैल्यू है K, ठीक है, या KC ले रहे हैं, ठीक है। अगर इफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड, इफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड, अगर इस रिएक्शन को हम लोग रिवर्स कर देते हैं तो क्या बना बेटा, C प्लस डी, क्या बना, C प्लस डी गिव्स A प्लस बी हो जाएगा। C प्लस डी गिव्स A प्लस बी हो जाएगा। इसकी वैल्यू है बेटा K डैश C। तो रिलेशन जो होगा वो K डैश C जो होगा, आपने इस इक्वेशन को रिवर्स किया है तो K डैश C जो होगा वो हो जाएगा बेटा 1/KC। ये बात, K डैश C क्या हो जाएगा, 1/KC हो जाएगा। ठीक है बच्चे, एक और एग्जांपल देखते हैं। अगला, दूसरा हो गया। तीसरी बात सुनिए, तीसरा फैक्टर स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड। थर्ड फैक्टर, अगर मान लीजिए आपने A प्लस बी गिव्स C प्लस डी लिया और इसकी वैल्यू आपने KC रखी, आपने इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। इफ दिस रिएक्शन इज, पहले डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, तो क्या रिलेशन बना, 1/2A प्लस 1/2B गिव्स 1/2C प्लस 1/2D। इसकी जो वैल्यू है वो है बेटा K डैश C। तो K डैश C का जो रिलेशन आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, KC की पावर 1/2, या फिर आप लिख सकते हो KC इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ K डैश C इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ KC। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी अगर मैं इसको n लिखूंगा तो ये 1/n हो जाएगा, जिससे भी आप करोगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर एक रिएक्शन है, यानी फोर्थ लास्ट समरी, देखो पूरा इसमें निपट जाएगा ये। अगर हम बात करें बेटा कि A प्लस बी गिव्स C प्लस डी है, इफ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड, इफ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर, मान लेते हैं n से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बना बेटा, Na और इसका जो है वो है KC, Na प्लस NB गिव्स NC प्लस ND। ठीक है, ये बन गया। तो अगर मैं इसका K डैश C लिखूं, ये है K डैश C, K डैश C लिखूंगा तो मैं लिखूंगा KC की पावर n। क्या लिखूंगा, KC की पावर n। तो ये 4 समरी स्लाइड अगर आपने पढ़ लिया तो आपके क्वेश्चंस काफी अच्छे हो जाएंगे। समझे? पक्की बात है? तो चलो क्वेश्चन करोगे? कर लेंगे सर। क्वेश्चन देखो, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन Br2 से 2Br at 500 Kelvin and 700 Kelvin are 1 into 10 की पावर -10 and 1 into 10 की पावर -5 respectively. The reaction is, reaction क्या है? Whether it is endothermic, whether it is exothermic, whether it is fast, whether it is slow. एंडो, एक्सो, फास्ट या स्लो, क्या लगता है? एक रिएक्शन है 500 केल्विन और 700 केल्विन पर, आपको K की वैल्यू गिवन है, तो रिएक्शन क्या है? आई होप आपने कर लिया होगा। यस यस, द आंसर इज एंडोथर्मिक। क्यों ऐसा? क्योंकि जब डेल्टा H पॉजिटिव होता है तो K2 K1 से बड़ा हो जाता है। रिलेशन याद है ना भाई, log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। क्लियर है? नेक्स्ट आता है जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या बेटा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहता है कि इट इज द फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड
मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड। अल्फा की वैल्यू होती है x बाई ए और परसेंटेज ऑफ अल्फा इज x बाई ए इंटू 100, जहां अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, x नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल्स है, ए आपका इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स है जो गिवन है। x क्या है? डिसोसिएटेड मोल्स का नंबर, और ए जो है इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, आंसर ही दिख गया तुमको। फॉर द रिएक्शन क्या है? P से Q गए प्लस R, इनिशियली 2 मोल्स ऑफ P वाज टेकन, इनिशियली 2 मोल्स ऑफ P वाज टेकन, मतलब P से आप गए Q प्लस R, तो इनिशियली कितने मोल बेटा? 2 मोल ऑफ P वाज टेकन, और यहां पर इनिशियली ये हो गया तो T बराबर 0 पर तो क्या हो जाएगा? ये 0 0। अब कहता है अप टू इक्विलिब्रियम 0.5 मोल्स ऑफ P वाज डिसोसिएटेड, अप टू इक्विलिब्रियम 0.5 मोल्स ऑफ P वाज डिसोसिएटेड। ठीक है, डिसोसिएटेड मोल्स दे दिया। व्हाट वुड बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? व्हाट वुड बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? अल्फा निकालना है, अल्फा निकालना है x बाई ए, ये फॉर्मूला है, ये है डिसोसिएटेड मोल्स, ये है आपका इनिशियल मोल्स, सब कुछ गिवन है, आपको बस बताना है क्या होगा। बस वैल्यू, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। आई होप आपने कर लिया होगा। यस, 0.25। कैसे भाई? इनिशियल नंबर ऑफ मोल इज 2, तो हमने ये क्या पढ़ा था? P जो है वो क्या था बेटा? ये P था, ये Q और R था, यही पढ़ा था। तो इनिशियली 2 है और ये 0.5 डिसोसिएट हो रहा है, तो ये बचा होगा 2 माइनस 0.5, तो अल्फा इज नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, दैट इज 0.5 डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल 2, दैट इज 0.25 इज द आंसर। यही पढ़ा ना, अल्फा बराबर x बाई ए, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बाय नंबर ऑफ इनिशियल मोल्स, जो कि गिवन होगा क्वेश्चन में। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है बच्चे, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन एज अप्लाइड टू हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम। आपको एक्टिव मास के बारे में बता दिया था, तो कहता है कि इस केस में भी एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज टेकन एज यूनिटी। एक्टिव मास प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का हम लोग क्या लेंगे बेटा? यूनिटी लेंगे। वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिटरमाइंड बाय द गैसियस सब्सटेंस ओनली। हम लोग बात कर रहे हैं हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम का, तो इस केस में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो डिटरमाइन होगी किससे? गैसियस सब्सटेंस से। जैसे फॉर एग्जांपल डिसोसिएशन ऑफ CaCO3 इन क्लोज्ड वेसल, तो CaCO3 डिसोसिएट होगा CaO प्लस CO2 में, तो इसमें ये और ये का तो यूनिटी लेना पड़ेगा। Kp किससे रिलेटेड होगा? CO2 से, क्यों? गैसियस मोल से, यानी सिर्फ इससे, तो Kp बराबर क्या हो जाएगा? PCO2। क्लियर है? जैसे इसमें आ जाओ, 2H2O लिक्विड गिव्स 2H2 गैस प्लस O2 गैस, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम में डिफरेंट फेज है, तो Kp लिखेंगे PH2 की पावर 2, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, PO2, सिंपल। अब यहां सॉलिड है, इससे कोई मतलब नहीं, H2O इससे मतलब, ये सॉलिड इससे मतलब नहीं, तो मैं Kp लिखूंगा PH2 स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 4 है तो पावर 4, और नीचे PH2O की पावर भी 4, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आपका 4 है। समझ रहे हो मेरी बात को? क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक आज का, दैट इज रिएक्शन कोशिएंट। रिएक्शन कोशिएंट, रिएक्शन कोशिएंट कहता है कि मान लीजिए आप एक जनरल होमोजेनस रिवर्सिबल रिएक्शन ले लीजिए, M1A प्लस M2B गिव्स N1C प्लस N2D। रिएक्शन कोशिएंट Q जो है ये किसी भी स्टेज ऑफ रिएक्शन पे हमने कैलकुलेट किया है, किसी स्टेज पर भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब क्या होगा? बात वही है, कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये रिएक्शन कोशिएंट है, ये किसी समय भी अप्लाइड एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम की कांस्टेंट की बात करें तो अप्लाइड ओनली एट इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अप्लाइड ओनली एट इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? लिखेंगे वही, लेकिन अब कंसंट्रेशंस बदलेंगे, और इससे हम लोग पता करते हैं कि किस दिशा में रिएक्शन बढ़ता है, वेदर इट इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट, वेदर रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ रहा है या रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ रहा है, ये हम लोग बात करते हैं। तो मान लेते हैं एक नंबर लाइन ले लेते हैं,
और इस पॉइंट पे Q और K बराबर है। जब Q और K बराबर हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है। Q और K जब बराबर होंगे तो हम क्या कहेंगे बेटा कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अगर मेरा Q जो है वो लेस देन K है तो मैं K की तरफ जाने की कोशिश करूंगा, मतलब रिएक्शन की टेंडेंसी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की होगी, क्योंकि मैं इक्विलिब्रियम अचीव करना चाहता हूं। तो इसीलिए जब Q K से कम होता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाता है, वो इक्विलिब्रियम की तरफ जाने लग जाता है। और अगर Q ज्यादा है इक्विलिब्रियम से तो मैं फिर इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाहूंगा, तो इन दैट केस मैं बैकवर्ड जाना मूव करना पसंद करूंगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पीछे रह गया। तो क्या होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस। तो अगर Q ज्यादा होता है K से तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ जाता है। समझ गए? तो एक छोटी सी कहानी है, ये समझ लीजिए सिंपल। अगर Q बराबर K है, ये Q है, ये ऐसा एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पर Q बराबर K है तो हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। अगर मेरा इधर है कहीं Q इज लेस देन K तो मैं फॉरवर्ड जाना चाहूंगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। और अगर Q लेस देन K है, नहीं Q ग्रेटर देन K है बेटा, आगे की तरफ Q ग्रेटर देन K है तो बैकवर्ड आना मूव पसंद करूंगा। रिएक्शन कहां आएगा, बैकवर्ड आएगा। रिएक्शन कहां आएगा बेटा, बैकवर्ड आएगा। क्लियर है? तो एक AIPMT 2013 नहीं 2003 का क्वेश्चन है, आंखों से कम दिख रहा है मुझे, उम्र हो गई है लग रहा है। AIPMT 2003 का क्वेश्चन, बताओ 3 को 13 देख रहा हूं, हैं ज्यादा दिखने लग गया। चलो अच्छी बात है, कम नहीं दिख रहा है, ज्यादा दिखना चाहिए। 3 रुपए सोचो तो 13 रुपए हो जाए। खाली पैसा पैसा करते रहते हो सर। क्वेश्चन देखो, द रिएक्शन कोशिएंट Q फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 gives 2NH3। एक रिएक्शन है N2 + 3H2 gives 2NH3 इज गिवन बाई, अब Q दिया है NH3 का कंसेंट्रेशन का स्क्वायर बाई N2H2 की पावर 3। द रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन इफ। रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगा, जब Q Kc के बराबर होगा, Q Kc से कम होगा, Q Kc से ज्यादा होगा, या फिर Q 0 हो जाएगा। सोचो और बताओ। यस, तो आंसर हो जाएगा जब Q ग्रेटर देन Kc। इस सब का कुछ लेना देना नहीं था, खाली सीधा सीधा तुम ये पूछते कि सॉरी रिएक्शन बैकवर्ड में कब जाएगा, तब भी हम बता देते। अभी तो आपने सर हमको सिखाया इतना बढ़िया तरीके से, हमने एक लाइन खींचा, Q अगर Kc के बराबर हो गया तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पर है, Q अगर कम है Kc से तो मैं आगे की तरफ जाऊंगा, फॉरवर्ड, मैं फॉरवर्ड हो जाऊंगा। और अगर Q ग्रेटर नहीं, Q ग्रेटर हो जाएगा Kc से तो मैं पीछे आऊंगा और मैं कह दूंगा बैकवर्ड। एकदम बहुत ही मासूम सा सवाल था, क्या हो जाएगा बेटा, बैकवर्ड। आई होप आप सब लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ली चैटलियर को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ली चैटलियर को अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो हमारा लास्ट पार्ट होगा, यानी किक नंबर 3 होगा इक्विलिब्रियम का। उसके बाद हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और हो सकता है उसी में हम लोग मतलब किक 3 के साथ ही ली चैटलियर्स के साथ ही क्वेश्चंस कर सकते हैं। दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं किक 3 में। तो बी प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर होकर के आना, अच्छे से तैयारी अच्छे से कर लेना, इसको रिवाइज कर लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। ठीक बात है, क्लियर है? चलो, और एक चीज मैं आपको बता देता हूं बच्चे कि एड फेस्ट का आज लास्ट डे है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें जो भी फायदा है बेटा, वेदांतु एड फेस्ट का आज लास्ट डे है। यानी जो 50% फ्लैट 50% जो ऑफ था, फ्लैट 50% ऑफ ऑन ऑल कोर्सेस, चाहे आप कोई भी कोर्स ले रहे हो, उसका आज लास्ट डे है बेटा, अप टू ₹2000। ये लास्ट डे है, आज 17th है ना आज, तो आज लास्ट डे है। तो बेटा अगर आप कोई भी कोर्सेज, जैसे अगर आप टर्म 2 लेना चाहते हो, टर्म 2 में एनरोल करना चाहते हो, टर्म 2 के लिए, तो आप यूपी प्रो कोड यूज कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप जाकर के ज्वाइन कर लो। और बच्चे जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं और अभी भी इस दुविधा में हैं कि पढ़ें कि नहीं पढ़ें, ले कोर्स कि नहीं लें, तो प्लीज बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो
और अपना समय बचाओ और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाओ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, यूपीएनसीसी आपके छोटू मोटू सर का कोड है, आप इसको करके ये अभी क्रैश कोर्स बच्चे 8000 का है और ये कल से बढ़ जाएगा प्राइस। ये मैं बोल रहा हूं आपको, बार बार कह रहा हूं बच्चे, कल से बढ़ जाएगा प्राइस। 8000 का है, कल प्राइस बढ़ जाएगा, देख लेना, मैं ही बताऊंगा आपको आकर के। तो इसलिए एडफेस्ट था, इसका फायदा उठा लो। अगर रियली यू आर इंटरेस्टेड कि नहीं हमें तैयारी करनी है, हमें फोड़ना है इस बार, तो दिस इज योर फी फॉर क्रैश कोर्स, जहां पूरा 11th और 12th आपको 11th एंड 12th आपको कराया जाएगा, ठीक है, जहां पूरा ये कराया जाएगा। क्लियर? तो आई होप यू एंजॉय टुडे सेशन। सॉरी फिर से एक बार कि आज लाइव क्लास नहीं ले पाया, कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया था बच्चे जिसकी वजह से, लेकिन पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, सेशन कैंसिल नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने रिक्वेस्ट करके इसको प्रीमियर करा रहा हूं, इसीलिए मैंने इसको रिकॉर्ड करा ताकि आपकी पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। ठीक है बच्चे, तो बाय बाय एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लाइव लेक्चर। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।